यहाँ पर हम डिराइव करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हमने इसके पहले देखा है कि कोई अगर चार्ज है तो वो चार्ज खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का असर कुछ इस तरीके से होता है कि उस रीजन में, उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, सो दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दैट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती ये स्पेशल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती तो एक्शन एट डिस्टेंस के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ इस जगह पर इस चार्ज ने जो क्रिएट किया है उसको हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है और पोटेंशियल जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V। ये दोनों जो है, दोनों क्वांटिटी एक ही तरह से काम करती है, बट सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यह वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पर V स्केलर क्वांटिटी है। अभी ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है वो जानते हैं हम। यहाँ पर ओरिजिन पर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, ऐसा मान के चलिए ओरिजिन है, यहाँ पर सिस्टम ऑफ चार्ज है और इन चार्जेस ने इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस कर दी है। किसी एक जगह पर जाते हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं जहाँ पर मान लीजिए इस लोकेशन पर इस सिस्टम ऑफ चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की है E बार। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E बार तैयार की है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मान के चलिए R बार है और यहाँ कोई चार्ज मैंने Q ला के रख दिया। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आने की वजह से इस पर फोर्स जनरेट होगा एंड दैट फोर्स F बार इज गिवन एज Q टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट दैट लोकेशन। ये हो गया फोर्स इस चार्ज पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आने की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और इसके वजह से ये डिस्प्लेस होना शुरू करेगा अलोंग द सेम पाथ अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए अभी R बार से कहीं बहुत छोटा डिस्टेंस इसने कवर किया और बहुत इन्फाइनाइटिज्मली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं dr बार कंसिडर करता हूँ, इट हैज़ गॉट डिस्प्लेस्ड। तो इसके वजह से जो वर्क डन होगा दैट वर्क डन इज गिवन बाय F बार डॉट dr बार। फोर्स, देखिए फोर्स की अगर डायरेक्शन देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन वही फोर्स की डायरेक्शन है, तो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसी वजह से हम इसे लिख सकते हैं F dr cos थीटा। पर कोई अलग सिचुएशन भी हो सकती है, इसीलिए मैं फ़िलहाल तो इसे कंटिन्यू करता हूँ इक्वेशन को एज इट इज़। तो फोर्स की जगह पर मैं लिख सकता हूँ Q E बार और ये dr बार एज इट इज़ है एंड दिस इज़ वर्क डन। तो यहाँ जो फोर्स है दैट फोर्स इज़ कॉन्जर्वेटिव इन नेचर और कॉन्जर्वेटिव नेचर के बारे में हमने पढ़ा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और जो वर्क डन होता है उनमें एक यूनिक रिलेशन होता है एंड दैट रिलेशन इज गिवन बाय चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन। तो निगेटिव ऑफ वर्क डन के लिए आ जाएगा Q E बार और यह आ जाएगा dr बार। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू निगेटिव E बार डॉट dr बार। अभी देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो था वो तो था चेंज इन पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस में मान के चलता हूँ, तो यह आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं dV इज इक्वल टू माइनस E बार डॉट dr बार। ये इन दोनों के बीच का रिलेशन आ गया। तो इसे जब कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसे इक्वेशन 1 मान के चलता हूँ। अगर ऐसा कंसिडर करते हैं कि ये जो चार्ज है इनिशियली यहाँ कहीं था, जब पोजीशन वेक्टर इसका R1 बार था और डिस्प्लेस होते होते आगे चलकर मान लीजिए कहीं यहाँ पर आया है जिसका पोजीशन वेक्टर R2 बार है। पोजीशन वेक्टर देखिए ओरिजिन से मेजर करते हैं हम लोग, तो यहाँ पर जब था तो पोजीशन वेक्टर R1 बार था और फिर जब यहाँ इस लोकेशन पर पहुँच गया तो R2 बार मान के चलिए। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं इंटीग्रेट करूँगा
इंटीग्रेशन, और इसमें लिमिट डालना है मुझे। तो देखिए R1 बार पर यहाँ पर इस पोजीशन पर जो पोटेंशियल था उसको मैं V1 मान के चलता हूँ, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको मैं V2 मान के चलता हूँ। तो पोटेंशियल यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे फ्रॉम V1 टू V2 इज इक्वल टू निगेटिव, यहाँ इंटीग्रेशन में डालना पड़ेगा फ्रॉम R1 टू R2 एंड इनसाइड इट इज़ E बार डॉट dr बार। तो लेफ्ट साइड को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो v मिल जाएगा, और लिमिट रखने के बाद मिल जाएगा V2 माइनस V1 इज इक्वल टू यर निगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू R2 E बार डॉट dr बार। अगर ऐसा समझ के चलते हैं कि R1 जो होगा वो अगर इन्फिनिटी है, ये सब मान के चलिए, मैंने यहाँ पर R1 दिखाया जो नज़दीक दिखाया था सिस्टम के, ऐसा समझ लीजिए कि R1 कहीं इन्फिनिटी पर है और उसे R2 तक लाया गया है, या फिर वो R2 तक आ गया है। R2 को मैं R बोल देता हूँ। ये फॉर्मूला हो जाएगा V एट R माइनस V एट इन्फिनिटी इज इक्वल टू निगेटिव इन्फिनिटी टू R आना पड़ेगा E बार डॉट dr बार। तो इसे ही मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, तो यह आ गया पोटेंशियल एट लोकेशन R, या फिर इसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट R बार इज इक्वल टू निगेटिव इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू R E बार डॉट dr बार। हमारे लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है वो फिलहाल यहाँ पर है, dv इज इक्वल टू माइनस E बार डॉट dr बार। अभी हम लोग काम करना शुरू करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर हमें पता है E बार इज इक्वल टू, तो Ex आई कैप लिख सकते हैं प्लस Ey जे कैप लिख सकते हैं प्लस Ez यहाँ पर के कैप लिख देते हैं, और dr बार इस समय लिखना होता है dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। तो अगर आप इंटीग्रेशन के अंदर इसको रख देते हो या फिर dv इज इक्वल टू आप रखने की कोशिश करते हो, तो dv इज इक्वल टू दोनों का अगर डॉट प्रोडक्ट करते हो तो देखिए आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है। तो यहाँ पर जो माइनस साइन था मैं वो एज इट इज़ लिख देता हूँ, और ब्रैकेट के अंदर देखिए ex dx, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो गया, तो लिखना पड़ेगा मुझे ex dx प्लस यहाँ पर देखिए ey dy रह जाएगा, तो ey dy प्लस Ez dz। तो माइनस साइन को अगर अंदर लाते हैं तो यही हो सकता है dv इज इक्वल टू माइनस ex dx माइनस ey dy माइनस Ez dz। अगर मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज जो हुआ है वो x टू x प्लस dx हुआ, उस समय y और z कांस्टेंट थे, तो अगर y और z कांस्टेंट हो गए तो dy और dz 0 होने चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो उस समय हम लोग लिख सकते हैं ex इज इक्वल टू, देखिए तीनों कोऑर्डिनेट्स पर जब ये काम करता है और हम लोग एक एक कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड कर फॉर्मूला तैयार करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर ex कैन बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, ey को लिख सकता हूँ मैं माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और Ez को लिख सकता हूँ मैं माइनस डेल वी बाय डेल जेड। अगर आपको ये पता है, देखिए पार्शियल डेरिवेटिव जो है ये बताता है कि हम लोगों ने x पर ऑपरेट किया है बाय कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। इस समय हम लोगों ने y वेरिएबल कंसिडर किया है और x और z कांस्टेंट है, तो सिमिलरली यहाँ पर z वेरिएबल मान के चले हैं और x और y कांस्टेंट है। तो इस तरीके से आपको ex ey ez अगर मिलता है तो उसकी वैल्यू अगर आप यहाँ पर रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी आपको। अभी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है, जो लास्ट इसमें ये है कि जो फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ बताया था कि dv इज इक्वल टू माइनस ई बार डॉट dr बार, उस पर थोड़ा काम करते हैं हम लोग। तो dv इज इक्वल टू माइनस ई बार डॉट dr बार कैन बी रिटर्न एज माइनस ई dr cos theta, and this is change in potential. So this can be equal to minus dv by dr is equal to e cos theta. अभी इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेकिन हम जहाँ डिस्प्लेस करना चाहते हैं
जो पार्टिकल होगा या फिर दो लोकेशन, दो पॉइंट हम लोग ऑब्जर्व करते हैं वो कुछ इस तरीके से लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट मान के चलिए P से लेकर P डैश तक हुई है एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr बार। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल मैंने ले लिया थीटा। तो उसके अनुसार अगर आप देखोगे, देखिए यहाँ पर जो चेंज है ये होता है फाइनल पोटेंशियल, सो V एट P डैश माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिवाइडेड बाय जो है dr है इज इक्वल टू आ गया हमारे पास E cos थीटा। तो अगर आप माइनस dV बाई dr की वैल्यू निकालते हो तो कंपोनेंट मिल जाएगा आपको E cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन से मान लीजिए हमारा डिस्प्लेसमेंट भी शुरू है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस समय आप लिख सकते हो माइनस dV बाई dr इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गई हमारे लिए मैक्सिमम। तो हम लोग यहाँ एक चीज़ नोटिस करते हैं, देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इज़ अलोंग द डायरेक्शन, उस डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर आप देखो तो चेंज इन पोटेंशियल हो रहा है डिवाइडेड बाय dr हो रहा है, लेकिन यहाँ कॉस की वजह से जो वैल्यू मिल पाती है, देखिए राइट की जो वैल्यू मिलेगी वो तो कम मिलने वाली है क्योंकि कॉस थीटा वैल्यू है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है, उसके लिए थीटा 0 रखना पड़ेगा। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो पोटेंशियल जो होगा दैट डिक्रीजेस एट मैक्सिमम रेट। समझ लीजिए इसको, पोटेंशियल डिक्रीजेस एट मैक्सिमम रेट in the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल मैक्सिमम डिक्रीज होता है। और अगर मैं थीटा 90 डिग्री मान के चलूँ तो यहाँ राइट साइड 0 आ जाएगी। इसी का मतलब यहाँ पर माइनस dV बाई dr 0 आ जाएगा। तो इसी का मतलब v कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि डेरिवेटिव्स का रूल है, कोई चीज़ अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आता है, तो पोटेंशियल 0 होता है। इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन हमारे पास आता है, वो ये होता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर अगर मैं लेता हूँ और इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मैं किसी पॉइंट से ए पॉइंट से मान लीजिए बी पर मैं डिस्प्लेस करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो रीजन मिल रहा है इस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, तो इसे मैं इक्विपोटेंशियल लाइन बोल दूंगा। लेकिन अगर 3D स्पेस में अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ देखिए अगर ये जो प्लेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, इफ़ दैट प्लेन इज़ परपेंडिकुलर, if that plane is perpendicular to electric field, तो इस पूरे प्लेन को मैं बोल सकता हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस will always be perpendicular to electric field vector।